So the poem here is a change of mood and some part of a day I had rude. अब देखिए इसका इस पोएम का छोटा सा पोएम लग रहा है एंड इट हैज ग्रेट वैल्यू. हाउ इज इट? इट हैज ग्रेट वैल्यू द वे अ क्रो. इसके आप सिंबॉलिक मीनिंग अगर देखेंगे तो सबका डिफरेंट मिलेगा आपको. अक्सर क्या होता है पोएम में इन प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है. मोस्ट प्रोबेबली क्रो का या हेमलॉक ट्री का अक्सर प्रयोग नहीं किया जाता है. बट द पोएट हैज यूज्ड हियर इन सम स्पेसिफिक मैनर. कुछ खास मैनर से पोएट ने यहां पे इनका प्रयोग किया है. कुछ खास मैनर में इसका प्रयोग किया है और वो खास मैनर क्या है यही यहां समझने के लिए है. द थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट वन. बहुत छोटी पोएम है, स्मॉल पोएम है, बट इट हैज ग्रेट वैल्यू. बार बार कहा कि इट हैज ग्रेट वैल्यू. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी ये पोएम है. डीप मीनिंग है इसकी. इट हैज ग्रेट मीनिंग. इट हैज डीप मीनिंग. इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ. सबसे बड़ी चीज क्या है इस पोएम में आप देखिए कि सिग्निफिकेंस क्या है. छोटी छोटी घटनाओं का क्या महत्व है हमारे लाइफ में. कभी कभी स्मॉल इंसिडेंट्स जो होता है, छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े मायने रखती हैं. हमारे लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकती है. छोटी घटनाओं में भी बड़ा चेंज लाने की क्षमता होती है. और इसलिए कहा है कि स्मॉल इंसिडेंट्स जो है, जिसको हम ट्रिफल समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई खास महत्व नहीं रखता है, लेकिन जब हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे लाइफ में काफी परिवर्तन ला सकता है, काफी चेंजेस ला सकता है. इसी चीज को पोएट यहां दिखाने के, द पोएट वांट्स टू शो दैट थिंग. द पोएम एक्सप्लेन्स दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस. लिटिल थिंग्स little things or incidents can bring a great change in life. जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता इनमें होती है. जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता इनमें होती है. अब कैसे है देखिए. द वे अ क्रो. जिस प्रकार से, जिस तरीके से एक कौवे ने, जिस प्रकार से एक क्रो ने, एक कौवे ने क्या कर दिया, शुक डाउन ऑन मी. शुक डाउन मतलब हिलाया. शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. जिस तरह से वो पेड़ पर बैठा और पेड़ पर जो पहले से गिरे हुए थे कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरे हुए थे, पहले से उस पर थे. जब वो बैठा तो उसकी बैठने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिटिंग,
उसमें कुछ हलचल होने लगी, मूवमेंट होने लगा, और उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट की वजह से आप देखिए कि वो नीचे गिरने लग रहा है। और नीचे कौन है, उसी पेड़ के नीचे द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर दैट ट्री। पोएट जो है उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक अपने यहां उसका आप तुलना कर सकते हैं धतूरे के पेड़ से। जो धतूरा एक पॉइजनस माना जाता है इसको। तो नॉर्मली नीदर क्रो नॉर हेमलॉक ट्री, इन दोनों का प्रयोग पोएम में नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं कि इससे पहले का प्रयोग नहीं किया गया था। इन दोनों प्रतीकों का प्रयोग पहले नहीं किया गया था, और ये पोएट ने यहां पे किया है। तो अगर देखा जाए तो घटना बहुत छोटी सी है। ये घटना कोई बड़ी नहीं है, ये घटना बहुत छोटी सी है। इस घटना पे अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, लेकिन इसका महत्व तो क्या है वो समझाने की कोशिश किया है पोएट ने। इसका महत्व तो बड़ा है, इसका इंपॉर्टेंस बड़ा है। अब इंपॉर्टेंस कैसे बड़ा है ये देखिए। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये घटना हो गई, ये इंसिडेंट हो गया, और इस घटना का प्रभाव क्या पड़ा है, इफेक्ट क्या पड़ा है, इसको पोएट दिखाना चाहते हैं। इसको पोएट किस रूप में दिखाना चाहते हैं, इसको समझिए। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट यानी मेरे हृदय में कैसा परिवर्तन ला दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड में, मेरे मनोमस्तिष्क में, मेरे व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। इस इंसिडेंट की वजह से, ये इंसिडेंट है, दिस इज द इंसिडेंट, दिस इज द स्मॉल इंसिडेंट, लिटिल इंसिडेंट, ये छोटी सी घटना है। क्रो का हेमलॉक ट्री पर बैठना, और उस पर जो पहले से जो बर्फ की बूंदे, बर्फ के कुछ कण गिरे हुए थे, और उस बर्फ के कण को उसकी बैठने की वजह से वो क्या हो गया, वो हिला, और हिलने की वजह, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, एंड इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन। किस पे ड्रॉपिंग डाउन होने लग गया, किस पे गिरने लग गया, पोएट पे, पोएट पे ये ड्रॉप डाउन होने लग गया। ये पोएट पे गिरा। अब उससे फर्क क्या पड़ा, ये आपको सेकंड स्टेंजा में है। यू कैन फाइंड दिस इन सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा इसको बताता है कि उसका फर्क क्या पड़ा। देखिए क्या फर्क पड़ा है, व्हाट द डिफरेंस यू फाइंड। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय में एक परिवर्तन ला दिया। जब ये सॉफ्ट और कोल्ड स्नो पोएट पे गिरा तो इट चेंज हिज मूड। इससे क्या हुआ, पोएट का मूड बदल गया। जिस मूड में वो पहले था उस मूड में अब वो नहीं रह गया, उसका मूड बदल गया। अब ये मूड बदला किस लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। इज एवरीबडी लिसनिंग, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये इंसिडेंट, ये घटना है, छोटी सी घटना है, और उसका परिवर्तन, मतलब उसका फर्क क्या पड़ा है, कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया है पोएट के माइंड में कि उसका मूड बदल गया। अब उसका मूड बदल चुका है पोएट का, और पोएट का मूड बदल गया तो क्या फर्क पड़ गया कि अब वो पहले जैसे सैडनेस में नहीं रह गया। जो इस घटना से पहले की उसकी स्थिति थी, द कंडीशन ऑफ द पोएट बिफोर दिस इंसिडेंट वाज ऑफ सैडनेस। वो उदासी में जीवन गुजार रहा था, वो उसका मूड ठीक नहीं था, वो उदास था किसी वजह से, मे बी सम ऑफ द रीजंस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो परेशान था या जो कुछ भी उसका था, लेकिन मूड उसका खराब था, वो सैड मूड में था, ये बात तय है। और वो सैड मूड अब बदल गया किसमें, चेंज ऑफ मूड, वो बदल गया। बेशक यहां लिखा हुआ नहीं है ये चीज कि वो हैप्पी हो गया, लेकिन ये बात यही कह रहा है कि हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे
मूड में बदलाव आ गया, मेरे मनोदशा में बदलाव आ गया, मेरे मनोभाव में बदलाव आ गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। इस बात का आगे पता चलता है कि वो खुश हो गया था, उसमें हैप्पीनेस आ गया था, और पहले वो सैडनेस की स्थिति में था। इस बात से पता चलता, एंड सेव्ड सम पार्ट, कुछ हिस्सा, जो कुछ हिस्सा है दिन का, पार्ट ऑफ अ डे, आई हैड व्यूड, आई हैड रूड, रूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट। जो समय इससे पहले, दिन का जो समय वो रिग्रेट में बिताया था, पश्चाताप करके बिताया था, अब वो बच गया। वो जो दिन का कुछ हिस्सा था वो बच गया, जिसे अब वो हैप्पीनेस से गुजार सकता था, उसका कुछ प्रयोग कर सकता था, अच्छे काम में प्रयोग कर सकता था, वेस्ट होने से बच गया। उसका जो बाकी दिन का जो बाकी का हिस्सा है वो वेस्ट होने से बच गया, वो बर्बाद होने से बच गया। और ये किस वजह से हुआ, ये किस कारण से हो पाया? ये बेटा इसलिए हो पाया, इसके पीछे रीजन ये था कि ये घटना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट छोटी सी है, इस घटना को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना बड़ा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस इफेक्ट को समझना है यहाँ पे कि छोटी छोटी घटनाएं भी, कई बार क्या होता है कि हम छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम देखें, गौर से देखें, तो उन घटनाओं में भी काफी कुछ चेंज करने की क्षमता होती है, काफी बदलाव लाने की क्षमता होती है, हमारे अंदर वो काफी बदलाव ला सकता है। तो यहाँ इस चीज को बताने की कोशिश की गई है। और देखिए अब कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो सबसे पहले आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं राइमिंग स्कीम। अब देखिए राइमिंग स्कीम कौन कौन सी है, आपको आता है राइमिंग स्कीम, यू हैव डन ए लॉट इन 9th क्लास। 9th क्लास में बहुत अच्छे से ये सब करवाया गया था, स्टिल आई वांट यू टू रिवाइव, फिर से आप उसको रिवाइव कीजिए। कैसे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्रो, तो चूंकि पहली लाइन की शुरुआत हो रही है, लास्ट वर्ड इसको हम क्या देते हैं, ए, ए, दिस इज ए। अच्छा, अब ये दूसरी लाइन पे आइए, दूसरी लाइन में क्या है, मी। अब मी जो है, मी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दैट इज टोटली डिफरेंट देन क्रो, वो क्रो से टोटली डिफरेंट है, तो इट विल टेक एज बी। पहला ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तीसरा है डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए क्रो और लास्ट है स्नो, क्रो और स्नो मिलता जुलता लग रहा है, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। अब आइए हाँ सर, बी पे, ए बी है ना, ए बी, ये नी जैसा मिलता है तो ये बी हो गया, तो इसका ए बी राइमिंग स्कीम हुआ। और ये जो है ए बी राइमिंग स्कीम जो होता है वो बहुत ही क्या माना जाता है, म्यूजिकल माना जाता है, समझ रहे हैं, बहुत म्यूजिकल ये राइमिंग स्कीम माना जाता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप सेकंड स्टेंजा को भी देख सकते हैं, हैज गिवन माय हार्ट, हार्ट, फिर ए मूड टोटली डिफरेंट, बी आ जाएगा हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट। कई बच्चे इसको हर्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्वाइट रॉन्ग, इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हार्ट, हार्ट। ठीक है बेटा, सी, तो अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, तो अब ये फिर बन गया ए जैसा, ए मूड रूट, मूड रूट, अब ये बन गया बी। तो यू फाउंड दैट राइमिंग स्कीम क्या है इसका, ए बी ए बी, ए बी इज द राइमिंग स्कीम। और देखिए कुछ पोएटिक डिवाइस देखते हैं, सिंबॉलिज्म का जम के प्रयोग किया गया है, सिंबॉलिज्म, ये हेमलॉक ट्री और क्रो यहाँ पे जो है वो सिंबल के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक क्या है, ये प्रतीक के तौर पर प्रयोग किए गए हैं। और आप इसको देखेंगे,
इसके बाद आयरनी का भी प्रयोग है। आयरनी क्या है कि कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और वास्तविकता वहां क्या मिलती है। बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड, क्या कहा जाता है और उसका क्या मीनिंग निकलता है, तो ये होता है आयरनी। तो आयरनी का भी प्रयोग है कि देखिए यहाँ पे देयर इज अ बिट ऑफ आयरनी हियर दैट द पोएट रेफर्स टू द पॉइजनस, कि पॉइजनस, ये हेमलॉक ट्री को, जो पॉइजनस ट्री है, इसका वो प्रयोग क्या यूज में किया गया है, जो हेमलॉक एंड द मेडिसिनल है ना, मेडिसिनल र्यू के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तो क्लियर करो इसमें। नो सर। कोई डाउट नहीं है। और आपको याद कीजिए, बहुत पहले मैंने भेजा था, तो एक No. पेज में भेजा था जो इस पर विशेष रूप से किया हुआ है, ठीक है। तो आप Summary. इसको, अगर वो सब वीडियो आपके पास है तो यू कैन फाइंड आउट, आप अच्छे से उसको खोज सकते हैं, आप अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी भी अगर लग रहा है, आप एक बार खुद पढ़ के देख लीजिए, अगर कोई डाउट लगे तो बताइए। है बेटा? नो सर। नहीं, नो सर। No sir. पीछे जो हमने भेजा था वो सब आपके पास वर्क है ना? यस सर। आवाज धीरे धीरे आ रही है बेटा? Yes sir. ठीक है। और आज भी कुछ वर्क भेजा था, वो सब है। यस सर। First flight का chapter 1 और 2. कोशिश करेंगे, क्योंकि सब बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सिर्फ समझिए। जैसे देखिए पहले स्टेंजा से, हु सुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हु सुक डाउन द हेमलॉक ट्री, तो इसका जवाब आएगा क्रो। व्हिच ट्री डिड द क्रो, व्हिच ट्री डिड द क्रो Hemlock tree. सिट होना चाहिए, तो हेमलॉक पे बैठा था। व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट पर क्या गिरा? नो। पोएट पे क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, ठीक है ना, डस्ट ऑफ स्नो गिरा। अच्छा, अर्लियर द पोएट वॉज इन अ डैश मूड, शुरू में पोएट कौन से मूड में था? पोएट का मूड कैसा था? हैप्पी था, Gloomy. प्लेजेंट था, ग्लूमी था, या Gloomy. ग्लूमी। Gloomy. सैड मूड में था? अच्छे मूड में नहीं था पोएट, पोएट का मूड सैड था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पार्ट से पूछ रहा हूं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, पोएट पे इसके डस्ट ऑफ स्नो के गिरने का क्या फर्क पड़ा? तो इट चेंज हिज His mood मूड, changed from gloomy to cheerful. इट चेंज हिज मूड। आप देखिए, कोई बात नहीं, आपका लैंग्वेज क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मीनिंग सेम निकलनी चाहिए। आपका लैंग्वेज अगर सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, ग्रामेटिकली दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और उसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, उसको आप दिमाग में रखिए। और बाकी सेंटेंस क्या बनता है, लैंग्वेज क्या है, उसको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट किस ट्री के नीचे खड़ा था? Hemlock tree. हेमलॉक ट्री, बिल्कुल सही जवाब। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट का क्या बच गया? हिज होल डे, Day. a few days, या some part of the day, the whole week, some The part whole. of the, some Whole part day. of the day, दिन का जो बाकी हिस्सा था वो बच गया उसका बर्बाद होने से, ठीक है। Which word is the synonym of feel remorse or regret, किस वर्ड का मीनिंग है फील रिमोर्स, और रिमोर्स का मतलब भी होता है पश्चाताप करना, तो किस शब्द का मीनिंग यहां पर निकलता है पश्चाताप करना? Rude. र्यूड का, किसका बेटा?
rude का RUED. RUED, रूड शब्द का मतलब यहां निकलता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने भेज रखा है आपको, उस सब क्वेश्चंस भी देखिए। एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो 2014 सीबीएसई में पूछा हुआ भी है कि स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ, कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में जो आती हैं वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव कर सकती हैं, राइट। Huge changes in our future. It also shows that if we can take the hard times of life in stride, अगर मुश्किल वक्त में, अगर जैसे हमने मुश्किल वक्त बिताया है ना, मुश्किल समय को बिताया अगर इस क्रम में, इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन, तो कुछ ऐसा होगा जो हमारे सिचुएशन को बदलेगा, हमारा सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा, और शायद हैप्पियर टाइम्स में बदल जाएगा। जो दुखी करने वाला जो समय है, अनहैप्पी मूड जो है, वो अनहैप्पी मूड हमारा जरूर खुशी में बदलेगा। द सिंपल थिंग्स दैट वी डू फॉर अदर्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस। हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, ये हम भी हमारे लाइफ में बड़ा परिवर्तन लाता है ना। व्हाट वी कैन डू फॉर अदर्स दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन आवर लाइफ, बड़ा डिफरेंस कर सकता है। तो जस्ट थिंक अबाउट दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमसे अगर कोई काइंडनेस का कुछ दयालुता के अगर काम हो सकते हैं तो वी मस्ट डू। हमें दयालुता के अगर कुछ काम संभव है हमसे तो हमें जरूर करना चाहिए। अगर एक्ट ऑफ चैरिटी है तो हमें एक्ट ऑफ चैरिटी भी करनी चाहिए। वी डू एंड हाउ मच दे ब्राइटन अ पर्सन्स डे एंड समटाइम्स चेंज देयर फ्यूचर। कभी कभी तो कुछ अच्छे कदम जो है सो किसी के फ्यूचर को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। नोटिसिंग एंड एप्रिसिएटिंग ऑल द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो हम क्या, हमें अपने आप को बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा। वी शुड ऑलवेज बी ओपन। हम बिल्कुल अपने आप को खुले रखें, क्लियर रखें, हम नोटिस करते रहें। हमें इसके लिए ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत होगी। हमें ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा कि हम छोटी छोटी घटनाओं को अपने लाइफ में महसूस करें, छोटी छोटी घटनाओं को देखें। वी मस्ट सी। तो हम इसके लिए जब तक ऑब्जर्वेंट नहीं रहेंगे, ऑब्जर्वेंट रहेंगे तो व्हाट विल हैपन कि वी विल सी दोज थिंग्स कीनली, then we will be able to see those things keenly, whatever the small things are going in and around our life. तो उन सब चीजों को हम देखें, नोटिस करें, एंड वी मस्ट एप्रिसिएट। अगर छोटी घटना है तो ये नहीं कि उसको हम इग्नोर कर दें, छोटी घटनाओं में भी खुशी लाने की क्षमता होती है, तो हम उसको भी क्या करें, एप्रिसिएट करें। Yes, sir. एंड इन टर्न सच थिंग्स कैन मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। तभी हमारा जीवन हैप्पियर हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। इट विल ऑल्सो कॉज अस टू हैव अ स्पिरिट दैट इज विलिंग टू चेंज एंड देयरफॉर सक्सीड। और ये एक और चीज हो सकती है कि ये हमारे अंदर एक ऐसी स्पिरिट जगा देगी दैट इज विलिंग टू चेंज, जो बदलाव लाने की क्षमता रखेगी, एंड देयरफॉर हमें क्या मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें यही चीजें थी। एक और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, वो भी पूछ लेता हूं मैं। हेमलॉक हेयर सिंबलाइजेस, हेमलॉक का को किस चीज से सिंबलाइज किया गया है, हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से, सॉरो से, या गुड ओमेन से? सौरो। श्योर बेटा? हाँ बिल्कुल सही जवाब। यस सर। और देखिए, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं, ये तो अभी आप जवाब देंगे। व्हाट डज द पोएम सिग्निफाई? क्या सिग्निफिकेशन करता है? सिग्निफिकेशन यही करता है कि लिटिल थिंग्स और इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन लाइफ, कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। छोटी छोटी घटनाओं में भी बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, ये इससे पता चलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए हेमलॉक ट्री कंटेन्स, हेमलॉक ट्री में क्या होता है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स होता है, थिक फॉलिएज, ब्रांचेज होता है, या पॉइजनस सीड्स होता है? पॉइजनस सीड्स। बिल्कुल सही जवाब है, पॉइजनस सीड्स होता है। दैट्स व्हाई
ये धतूरा अपने यहाँ वही धतूरा है, धतूरा के ये है। तो कुल मिला के पोएम क्या था, देखिए द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है, इज अ पोएम which enlightens us कि how small things of nature can refresh us, कि छोटी छोटी घटनाएं हमको किस तरह से रिफ्रेश करती है और हमें उसको विजिलेंट होके देखना चाहिए। और इसी के साथ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर पोएम, और हम दूसरे पोएम की तरफ अब नाउ फायर एंड आइस। फायर मतलब आग और आइस मतलब पता ही है आपको, बर्फ। अब इसमें कभी देखिए काफी सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ के आसपास है। सकते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का जो नाश होगा, इस दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा। सम से इन आइस। कुछ का मानना है कि बर्फ की वजह से इतनी बर्फ छा जाएगी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ का साम्राज्य हो जाएगा और उसकी वजह से जो है ये धरती का अंत हो जाएगा। पोएट सेज कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा। जब इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, उसकी बात करता है यहाँ पर पोएट। एंड इसमें भी सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है, इसमें भी सिंबोलिज्म का जम के प्रयोग किया गया है। आप जिसको फायर देख रहे हैं, जिसको आइस देख रहे हैं, वो सब सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे। जैसे फायर किस चीज के लिए आया है, ग्रीड के लिए। जो हमारे लाइफ में हम आप जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लाइफ में क्या करते हैं, लालच, ग्रीड, अवेरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्यूरी, ये सब जो है चीजें जो आपस में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे बीच में, बहुत तरह की चैलेंजेस ला देते हैं हमारे लाइफ में। उसी तरह से आइस जो है, आइस भी कई चीजों का प्रतीक है। आइस जो है क्रुएल्टी का प्रतीक है, इसके अलावा इंटॉलरेंस का प्रतीक है, इसके अलावा रिजिडिटी का प्रतीक है। जैसे कोई किसी को आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं, वो रिजिड है, वो अच्छे काम के लिए भी मानने के लिए तैयार नहीं है, रिजिड है कि नहीं वो वैसा ही करेगा जैसे उसकी इच्छा हो रही है। तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति हो गई, लेकिन अंदर से वो स्थिति वही होती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं इसको इनसेंसिटिविटी है, कोल्डनेस है, इनडिफरेंस है, हेट्रेड है, ये सभी चीजें जो है सो आइस के प्रतीक के रूप में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गौर से, तो ये सभी चीजें ये इसी सेंस में प्रयोग किया गया है। ये सब जो हमारे लाइफ में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इनका प्रयोग किया गया है। अब इसको हम शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है इस धरती का अंत किस चीज से होगा, आग से होगा। अब आग का मीनिंग आप यही रखेंगे, याद रखेंगे, ग्रीड की वजह से, अवेरिस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, फ्यूरी की वजह से ये जो है दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये आइस की वजह से आएगा। एक ऐसा समय आएगा जब पूरा का पूरा संसार में वो आइस एज आ जाएगा। यू मस्ट हैव रेड इन ज्योग्राफी में शायद आप आइस एज के बारे में पढ़े होंगे। इवोल्यूशन के क्रम में कैसे आइस एज की भी चर्चा है। तो मूवीज भी बनी आइस एज पर। संसार में आइस ही आइस फैल जाएगा, आइस ही आइस का साम्राज्य हो जाएगा, उससे ये धरती समाप्त हो जाएगी। तो आइस का यहाँ पर मतलब क्या कवि कहना चाहता है, पोएट कहना चाहता है यही, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, इसकी वजह से जो है सो ये धरती समाप्त हो जाएगी। आगे कहता है कि आई होल्ड फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कहता है कि डिजायर यानी कि ये जो ग्रीड है, ग्रीड को मैंने काफी नजदीक से देखा है, आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। ग्रीड को मैंने, लालच को मैंने काफी नजदीक से महसूस किया है और इसलिए मैं मानता हूं इसके बारे में तो मुझे पता है। आई नो अबाउट दिस वेरी मच। ये डिजायर जो है, इच्छाएं जो हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और दिस कैन ब्रिंग इवन डिस्ट्रक्शन, और ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन ला सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ठीक है, मैं उन लोगों की बातों को भी मानता हूं। आई विल गो विद देम, मैं उनके साथ जाऊंगा, उनके विचारों को मानता हूं और उनके विचारों को मैं यहां पर एक्सेप्ट करता हूं कि फायर की वजह से इस धरती का अंत हो जाएगा। बट
इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब समाप्त होना, बर्बाद होना, खत्म होना, लेकिन अगर इस धरती को 2 बार समाप्त होना हो, एक बार तो चलो आग से हो जाएगी, अगर दूसरी बार भी समाप्त होनी हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो हेट को भी मैंने नजदीक से देखा है, घृणा को भी काफी नजदीक से मैंने देखा है। आई हैव सीन इवन हेट क्लोजली, इतनी क्लोज मैंने हेट को देखा है, नफरत को देखा है, घृणा को देखा है इतनी नजदीक से। To say that for destruction ice is also great, वो आइस में भी कम क्षमता नहीं होगी, आइस की वजह से डिस्ट्रक्शन आएगा, आइस भी बड़े डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा, बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है, इस धरती का अंत कर सकता है ये आइस भी। To say that for destruction ice is also great, वो भी काफी रहेगा, and would suffice। देखिए यहाँ पे sufficient नहीं लिखा है, sufficient नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पोएट को ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है, यानी कि पोएट ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या करना है, ये आइस के साथ यहाँ पे इनको राइमिंग मिलानी है, तो राइमिंग की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो आप देखिए कि इसमें, इस पोएम में आपको पोएटिक डिवाइस के रूप में एलिट्रेशन है, जैसे कि सम से, आप लाइन को खोजते चलेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस लाइन में दो जगह आपको मिलता है एलिट्रेशन, सम का एस से मिलता है, और 1-2 मिनट में ये मीटिंग समाप्त हो जाएगा बेटे, इसलिए आप लोग वुड, वर्ल्ड विल, यहां भी एलिट्रेशन है। इसके बाद देखिए कि पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है, जो बाय सर। और ट्रू स्टेटमेंट बट व्हिच सीम्स अनट्रू, कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखिए ट्रू स्टेटमेंट है, 2 बार धरती समाप्त हो सकती है, क्यों नहीं होगी, लेकिन लगता है अनट्रू, लगता है असत्य लगता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। फायर यहाँ पे